नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम गुनाह। आज के एपिसोड में हम आपके सामने ऐसी गुनाह की वारदातों को बताएंगे जो हमारे आसपास ही घटी हुई है। हमारा उद्देश्य आपको सावधान करना है, सतर्क करना है, जिससे कि आप आने वाले समय में ऐसे अपराधियों से सतर्क रह सके, ऐसे अपराधियों से सावधान रह सके, क्योंकि गुनहगार किसी भी शक्लो सूरत में आपके आसपास हो सकते हैं। गुनाह की यह कहानी नासिक के एक ऐसे कामुक और अय्याश बाबा की है जिसने आस्था के नाम पर डर, ब्लैकमेलिंग और अय्याशी की सारी सीमाएं पार कर दी। इस बाबा ने 150 से अधिक महिलाओं की आबरू आस्था का डर दिखाकर लूट ली। ये बाबा इतना अय्याश था कि महिलाओं के साथ अपने ही ऑफिस में संबंध बनाता था और उसका वीडियो भी बनाता था। इस बाबा का भांडा तब फूटा जब एक महिला ने इसके खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू की, तभी इसके यहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी ने बाबा की पूरी पाप लीला का वीडियो वायरल कर दिया। अब ये बाबा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। इस पाखंडी बाबा का नाम है अशोक खरात उर्फ कैप्टन बाबा। कैप्टन बाबा अशोक खरात की पूरी कहानी फिल्मी है। इसमें सेक्स, सस्पेंस और सियासी तड़का सब कुछ है। कहानी शुरू होती है मर्चेंट नेवी के एक रिटायर्ड कैप्टन से। इसकी का नाम है अशोक खरात। अशोक खरात समुंदर की लहरों पर राज करने वाला एक कैप्टन था। 1990 के बाद अचानक ही ये कैप्टन बाबा बन गया। कहते हैं कि समुंदर के सफर में इसने कई देशों से ज्योतिष, अंक शास्त्र, काला जादू, फेस रीडिंग सीखी। इसने वर्दी उतारी और भगवा चोला पहन लिया और नासिक में अपना दरबार सजा लिया। सरकारी अफसर ट्रांसफर के लिए और नेता सत्ता के लिए इसके दर पर माथा टेकने लगे। बाबा का दावा था कि मैं दिव्य शक्ति हूं, शिव का अवतार हूं, मेरे साथ संबंध बनाओगी तो पवित्र हो जाओगी। और इस तरह ये अमीर और रसूखदार परिवार की महिलाओं से अपने केबिन में ही संबंध बनाता था और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करता था। बाबा का आशीर्वाद तभी लगेगा जब उसके साथ संबंध बनाओगी, ये बाबा का दावा था। बाबा स्पेशल 26 वाला खेल भी खेलता था। बाबा ने अपने अमीर भक्तों को टारगेट किया। पहले उनकी निजी जिंदगी और संपत्ति की कुंडली निकालता था, फिर स्पेशल 26 फिल्म की तरह फर्जी आयकर छापे भी डलवाता था। भक्त डर के मारे कांपने लगते थे। तभी बाबा की एंट्री होती थी। बाबा कहता था, चिंता मत करो, बच्चा है तू मेरा, मैं ही समाधान हूं। और समाधान के नाम पर करोड़ों का चढ़ावा वसूल लेता था। बाबा कहता था, डर भी मेरा, समाधान भी मेरा और पैसा भी मेरा। बाबा का सबसे हिट प्रोडक्ट था एल्विस शहद। बाबा का दावा था कि तुर्की की गुफा से ये लाया गया शहद है और दुनिया का सबसे महंगा शहद है। रेट जानते हैं कितना? 15 लाख रुपए किलो। बाबा का दावा था कि ये इंसान को हमेशा जवान रखता है। और ग्राहक कौन थे? बड़े बड़े नेता, वीआईपी लोग जो यौन स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। बाबा खुद भी यही शहद खाता था। ये शातिर बाबा इमली के बीज को भी महंगे दामों में चमत्कारी बताकर बेच दिया करता था। अशोक खरात धर्म की आड़ में अमीर घर की महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाता था। एक 35 साल की महिला की शिकायत ने बाबा का पूरा पर्दा फाश कर दिया। आरोप है कि बाबा ने 3 साल तक उसका यौन शोषण किया। कुल बाबा के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज हो गई है। एसआईटी को 100 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं जिसमें बाबा मौजूद है। मोबाइल, लैपटॉप में कोड वर्ड्स में बड़े बड़े नाम सेव कर रखे गए हैं। अशोक खरात ने अपने इस धंधे से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। 200 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ की संपत्ति। नासिक के पाथड़ी में 30 एकड़ जमीन, कीमत 150 करोड़। सिन्नर में 45 एकड़ जमीन, 35 एकड़ का फार्म हाउस। अब सवाल उठता है कि ये जालसाज इतना बड़ा खेल अकेले कैसे खेलता था? तो यहाँ एंट्री होती है एक महिला नेता की, जिसका नाम था रूपाली। रूपाली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। आरोप है कि वो बाबा का सियासी कवच थी, लेकिन अशोक खरात के साथ नाम आने पर उसने इस्तीफा दे दिया।
एसआईटी को पता चला है कि महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजकर जांच में हस्तक्षेप भी किया था। जिस अशोक खरात को पीड़ितों की आवाज बनना था, वही आरोपी की मदद कर रही थी। जिस आयोग को पीड़ितों की आवाज बनना था, वही आरोपी की मदद करती हुई मिली। अब शुरू होता है क्लाइमेक्स। 18 मार्च 2026 को पुलिस ने इस पाखंडी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इस बाबा के एक ऑफिस बॉय ने बाबा की इस काम लीला का सारा वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया और बाबा का पूरा भांडा फूट गया। अब बाबा बेनकाब हो चुका था। फिलहाल आईपीएस अधिकारी तेजस्वी सतपुले की एसआईटी, आयकर विभाग, साइबर टीम, ये सभी जांच में लगी हुई है। और बाबा के यहाँ पता चला कि बड़े बड़े नेता हाजिरी लगाते थे, अब वही बाबा से दूरी बना रहे हैं। बाबा अब वहीं पहुंच गया जहां था इस बाबा का असली ठिकाना, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे। गुनाह की यह वारदात मध्य प्रदेश के धार जिले से सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी। पति की हत्या के बाद पत्नी ने रो रो कर ऐसा ड्रामा किया, ऐसा नाटक किया कि सबको विश्वास हो गया कि ये बड़े हादसे का शिकार हो गई। आप देखिए कि ये किस तरह से रो रो कर अपनी कहानी बता रही है। इस कातिल पत्नी ने अपने आंसुओं के साथ लूट के दौरान पति की हत्या की ऐसी कहानी सुनाई, जिसने भी सुना उसे विश्वास हो गया कि बदमाशों ने ही इसके पति की हत्या की है। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो 36 घंटे के अंदर ही इस कातिल पत्नी के गुनाह से पर्दा हट गया और पता चला कि ये ही अपने पति के कत्ल की है असली मास्टरमाइंड। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के धार जिले के गोदीखेड़ा चारण गांव का है। इस गांव में प्रियंका अपने पति कृष्णदेव के साथ रहती थी। प्रियंका की शादी बचपन में ही परिवार वालों ने देव कृष्ण से कर दी थी। देव कृष्ण और प्रियंका शादी के वक्त नाबालिग थे। दोनों शादी का मतलब भी नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों अपने घर में रहते थे। समय तेजी से बीत रहा था। एक तरफ देव कृष्ण अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और वो इस इंतजार में था कि जब प्रियंका बालिग होकर दुल्हन के रूप में उसके सामने आएगी तो वो काफी खुश होगा, अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताएगा। वहीं दूसरी ओर प्रियंका का गांव के ही कमलेश नाम के एक लड़के से इश्क चलने लगा। कमलेश के प्यार में प्रियंका इतनी पागल हो गई, इतनी खो गई कि वो ये भी भूल गई कि उसकी शादी देव कृष्ण से पहले ही हो चुकी है और अब उसकी विदाई का वक्त आ गया है। जैसे जैसे प्रियंका के गौने का वक्त नजदीक आ रहा था, प्रियंका परेशान हो गई। प्रियंका और कमलेश के इश्क की चर्चा पूरे गांव में फैल चुकी थी। घर वालों ने प्रियंका को समझाया, बदनामी का हवाला भी दिया, लेकिन प्रियंका बगावत पर उतर गई। उसने कहा कि वो कमलेश के साथ ही जीवन बिताएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रियंका और देवकृष्ण कभी मिले तो नहीं थे, लेकिन प्रियंका ने उसकी तस्वीर देखी थी। देवकृष्ण बेहद सरल स्वभाव का था, लेकिन चेहरे से थोड़ा सांवला था। प्रियंका बहुत ही खूबसूरत। प्रियंका तो किसी भी कीमत पर यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि देवकृष्ण जैसा साधारण सा दिखने वाला लड़का उसका पति कहलाए। उसने घर वालों से साफ कह दिया, अगर उसकी विदाई हुई तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो। मुझे इस शादी से कोई मतलब नहीं। उसने कहा कि मैं कमलेश के घर जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन घर वाले और समाज के सामने प्रियंका की एक नहीं चली और प्रियंका को आखिरकार अपने पति देवकृष्ण के घर विदा होकर आना ही पड़ा। देवकृष्ण एक तरफ जहां प्रियंका की खूबसूरती पर फिदा था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका देवकृष्ण से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी और बार बार किसी न किसी बहाने वो पति पर गुस्सा करती थी, लड़ाई करती थी और अपने घर चली जाती थी। वो देवकृष्ण को उसके काले रंग को लेकर हमेशा ताने मारती थी। नाराज होकर वो बार बार अपने घर चली जाती थी, अपने मायके चली जाती थी, जहां पर उसका प्रेमी कमलेश उसका इंतजार करता था। प्रियंका अपने मायके कई कई दिनों तक रहती थी, क्योंकि प्रियंका की शादी अब हो चुकी थी, इसलिए घर वाले भी अब उससे कुछ नहीं कहते थे। प्रियंका का ज्यादातर समय कमलेश के साथ ही गुजरता था।
एक दिन कमलेश ने प्रियंका से कहा कि अगर तुम्हारी शादी इसी तरह चलती रही तो हमें अलग होना पड़ेगा। इस पर प्रियंका ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। फिर उसने कमलेश के साथ मिलकर देव कृष्ण को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया, क्योंकि प्रियंका और कमलेश देव कृष्ण को सीधे नहीं मार सकते थे। इसलिए कमलेश ने अपने एक साथी सुरेंद्र को देव कृष्ण की हत्या की सुपारी दी, और वो भी 1 लाख रुपए में, और इसकी व्यवस्था प्रियंका ने खुद की। प्रियंका जो इस समय टीवी स्क्रीन पर रोते बिलखते नजर आ रही है। प्रियंका अपने ससुराल चली गई। प्रियंका के वापस घर आने पर देवकृष्ण बहुत खुश हुआ। प्रियंका भी उससे मीठी मीठी बातें कर रही थी। देवकृष्ण को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन प्रियंका के मन में तो एक खौफनाक साजिश चल रही थी। रात में प्रियंका और देवकृष्ण खाना खाकर गए। देवकृष्ण को तो जल्दी नींद आ गई, लेकिन प्रियंका की आंखों से नींद बहुत दूर थी। उसकी आंखों से नींद गायब थी। प्लान के मुताबिक प्रियंका ने कमरे का दरवाजा पहले से खोल रखा था। रात के करीब 2 बज चुके थे, हर तरफ सन्नाटा था। तभी प्रियंका के कमरे का दरवाजा खुला और सुपारी किलर सुरेंद्र धारदार हथियार के साथ दबे पांव कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। सुरेंद्र और प्रियंका के बीच आंखों आंखों में इशारा हुआ। सुरेंद्र ने धारदार हथियार से सोते हुए देवकृष्ण पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से देवकृष्ण जाग गया। उसने देखा कि एक अनजान शख्स उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उस पर हमला कर रहा है। उसने हमले से बचने के लिए संघर्ष किया। वो हमलावर पर हावी भी हो गया। देवकृष्ण ने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी बाहर जाओ और शोर मचाओ, लेकिन प्रियंका ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुरेंद्र के साथ देवकृष्ण पर उसने भी हमला कर दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली। इसके बाद कातिल सुरेंद्र ने ताबड़तोड़ कई वार करके देवकृष्ण की हत्या कर दी। इस दौरान प्रियंका देवकृष्ण की गर्दन पकड़े रही। देवकृष्ण की हत्या हो चुकी थी और प्रियंका अब अपने प्लान के दूसरे पार्ट पर आ गई। उसने सुरेंद्र और प्रियंका इस पूरे मामले में मामूली रूप से अपने आप को घायल कराया, अपने हाथ पैर बंधवाए और मुंह पर कपड़ा भी बंधवा लिया, और इसके बाद सुरेंद्र बाहर निकल जाता है। सुबह परिजनों ने जब कमरे का दरवाजा खटखटाया तो प्रियंका ने किसी तरह दरवाजा खोला। शव पड़ा हुआ था देवकृष्ण का एक बेड पर, और प्रियंका घायल पड़ी हुई थी। उसके हाथ पैर में रस्सी लगी हुई थी। लोगों ने समझा कि कोई लुटेरा यहाँ पर आया और उसने देवकृष्ण की हत्या कर दी। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। प्रियंका का रो रो कर बुरा हाल था, और वो रात की घटना की पूरी दास्तान किसी रटे हुए तोते की तरह सबको बता रही थी। उसने कहा कि घर में एक चोर घुस आया, उसने उसके साथ लूटपाट की और उसके पति की हत्या कर दी। सब इस बात से दुखी थे कि प्रियंका का जीवन अब कैसे बीतेगा, लेकिन प्रियंका मन ही मन मुस्कुरा रही थी। लेकिन पुलिस को शक हो गया, क्योंकि कमरे में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान ही नहीं था, और प्रियंका अभी मामूली रूप से घायल थी। यह बात संदेह पैदा कर रही। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली, सर्विलांस की मदद ली और मुखबिर की सूचना पर कमलेश और प्रियंका से पूछताछ की। पहले तो दोनों इनकार करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने उंगली थोड़ी सी टेढ़ी की तो दोनों का परफेक्ट प्लान फेल हो गया और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूरी कहानी उन्होंने पुलिस के सामने बयां कर दी। पुलिस ने लूटे हुए गहने प्रियंका के पास से ही बरामद कर लिए, और अब दोनों आरोपी प्रियंका और कमलेश जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फरार सुपारी किलर सुरेंद्र की तलाश पुलिस कर रही है। जिस तरह बाल विवाह की असहमति एक खौफनाक साजिश में बदल गई और पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की सुपारी दे दी और गुनहगार बन गई अपने ही पति की हत्या का। गुनाह की यह वारदात झारखंड से है। झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है जब हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक ही दिन में महीनों से लापता पुष्पा महतो हत्याकांड का खुलासा हो गया। अब इस हत्या के मामले में खुलासे में जानबूझकर लापरवाही बरतने के आरोप पर पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला बोकारो जिले का है। यहाँ के पिंडरादीप थाने का ये पूरा मामला है। यहाँ पर इस समय 10 सब इंस्पेक्टर, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2 हवलदार और 11 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल 24 जुलाई 2025 को जिले के पिंडराजो थाने में 18 साल की पुष्पा महतो लापता हो गई। उसके लापता होने की खबर उसकी मां रेखा देवी को जब पता चली तो उसने पुलिस थाने में इस मामले की रिपोर्ट
लगभग 9 महीने बीत गए। पुलिस पुष्पा को तलाश नहीं कर पा रही थी, या यूं कहें तलाश करना ही नहीं चाहती, क्योंकि थाने की पुलिस आरोपी से मिल चुकी थी। इसके बाद परिजन हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। डीजीपी से लेकर एसएसपी तक सभी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने एक ही दिन में पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने लापता युवती का कंकाल भी बरामद कर लिया और आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया। बोकारो की रहने वाली पुष्पा का प्रेम संबंध उसके बगल में ही रहने वाले दिनेश से चल रहा था। दिनेश और पुष्पा अक्सर मिलने लगे। ये संबंध करीब 3 सालों तक चला। पुष्पा अब दिनेश पर शादी का दबाव डाल रही थी, लेकिन दिनेश शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि दिनेश के संबंध पुष्पा के अलावा और भी कई लड़कियों से थे। वो सभी लड़कियों को शादी का ही झांसा देता था, लेकिन पुष्पा मानने वाली लड़की नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि मुझसे शादी करो, नहीं तो सारी सच्चाई सबको बता दूंगी। अब दिनेश ने फैसला कर लिया कि उसे पुष्पा को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, और यहीं से उसने रची एक खौफनाक साजिश। 21 जुलाई 2025 को पुष्पा अपने घर से नामांकन के लिए चास कॉलेज गई थी। वहीं उसकी मुलाकात दिनेश से हुई। दिनेश ने पुष्पा की हत्या की साजिश पहले से ही रच रखी थी। उसने अपने बैग से एक बड़ा सा चाकू रखा था पहले से। दिनेश ने पुष्पा से अकेले मिलने की बात कही और शादी का वादा किया। पुष्पा दिनेश के बहकावे में आ गई। उसे क्या पता था कि आज उसका प्रेमी उसके कत्ल का सामान अपने साथ लाया है। दिनेश पुष्पा को बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। पुष्पा के शव को उसने झाड़ियों के पास ही दफन कर दिया। वो जानता था कि पुलिस पुष्पा की लाश कभी नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन जब न्यायपालिका का चाबुक चला तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया। दिनेश पहले तो पुलिस को गुमराह करता रहा, बहुत इधर उधर की बातें करता रहा पुलिस ने, लेकिन जब थोड़ी सी कड़ाई दिखाई तो दिनेश ने पूरी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर दी। चाकू भी बरामद करवा दिया और तमाम सबूत भी पुलिस के हत्थे लग गए। गिरफ्तार दिनेश महतो कई लड़कियों के संपर्क में था। अब तक की जांच में उसके पास से 23 सिम कार्ड मिलने की जानकारी मिली, जो कि चौंकाने वाला है। घटनास्थल से पुलिस को हत्या में उपयोग किया गया चाकू, मृतक पुष्पा के कपड़े, अभियुक्त के 4 मोबाइल, मृतका के बाल में लगे रबर बैंड, शरीर के हड्डी के 19 टुकड़े बरामद हो गए। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता का आईना बन गया है। अगर समय रहते पुलिस सक्रिय रहती तो शायद ये मामला इतना लंबा नहीं खिंचता और एक परिवार को 9 महीने तक न्याय के इंतजार में दर दर भटकना नहीं पड़ता। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन ये कांड पुलिस की छवि पर गहरा दाग छोड़ गया है। कोई भी गुनहगार कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो कानून के शिकंजे में जरूर फंसता है। गुनाह की ये वारदात देश की राजधानी दिल्ली से है। यहाँ एक कातिल 35 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा और अपना नाम बदलकर, अपना भेष बदलकर देश के अलग अलग कोनों में रहने लगा, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुआ और आखिर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर वहां पहुंचा दिया जहां हर अपराधी पहुंचता है, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे। मामला 2 अगस्त 1991 का है। यहाँ त्रिलोकपुरी थाने के वेस्ट विनोद नगर में एक महिला रहती थी। पुलिस को सूचना मिली कि बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला भगवती देवी को चाकू मार दिया है, जिससे उनकी हत्या हो गई है। भगवती देवी का बेटा भी इस घटना में बुरी तरह से घायल है। उस पर भी चाकू के कई वार हुए हैं। घर में लूटपाट भी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और तुरंत भगवती देवी को उनके बेटे के साथ अस्पताल ले जाती है, जहां पर डॉक्टरों ने भगवती देवी को मृत घोषित कर दिया। बेटा भी गंभीर रूप से घायल था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। पुलिस ने होश में आने पर बेटे से बात की तो पता चला कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि उनके घर में रहने वाला किराएदार छविलाल वर्मा है। इसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। छविलाल वर्मा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला है। छविलाल वर्मा पिछले कई महीनों से इस मकान में किराएदार के रूप में रहता था।
वो घर के छोटे मोटे काम भी करता था, अपनी मकान मालिक की मदद भी कर देता था। मकान मालकिन भी छविराम को अपने बेटे की तरह ही मानती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस किराएदार छविलाल को वो अपना बेटा मानती है, वही उसका कत्ल करने की साजिश कर रहा है। छविलाल को ये मालूम था कि महिला का पति विदेश में रहता है और घर में बहुत सारा सोना चांदी और पैसा मौजूद होगा। किराए पर रहते हुए छविलाल ने घर के अंदर बाहर और सब कुछ रास्ता देख रखा था और हर तरीके से वो घर के कोने कोने से परिचित था। मामला 2 अगस्त 1991 का है, जब रात में छविलाल दबे पांव घर में दाखिल होता है। उसे पता था कि अलमारी की चाबियां कहां रखी जाती है। वो अलमारी की चाबियां खोजने लगता है, लेकिन तभी मकान मालकिन जाग जाती है और शोर मचाती है। इसके बाद उसका बेटा भी जाग जाता है। मकान मालकिन ने जैसे ही लाइट जलाई, उसने देखा उसके सामने हाथ में बड़ा सा चाकू लिए छविलाल अलमारी की चाबी लिए खड़ा है। उसने छविलाल को रोकना चाहा, लेकिन छविलाल तो आज कुछ और ही इरादे से आया था। उसने अपनी मकान मालकिन भगवती देवी पर हमला कर दिया और चाकू से गर्दन पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। छविलाल के सिर पर आज खून सवार था। वो इतने में ही नहीं रुका, उसने देखा कि महिला का बेटा जो डरा सहमा रो रहा है। छविलाल ने उस पर भी चाकू से जानलेवा कई हमले किए, जिससे कि इस वारदात का कोई चश्मदीद गवाह न रहे। उसने महिला और उसके बेटे को मरा समझ लिया। छविलाल ने घर में लूटपाट की और फरार हो गया। इस वारदात में भगवती देवी की इतनी मौत हो गई, लेकिन उसके बेटे की जान बच गई और उसने ही ये पूरी वारदात पुलिस को बता दी। अब पुलिस छविलाल की तलाश करने लगी। उसके हर ठिकाने पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। साल दर साल गुजरते गए, लेकिन छविलाल पुलिस को नहीं मिला। वारदात को 35 साल बीत चुके थे। 96 में छविलाल को भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया। पुलिस के कई अधिकारी आए और चले गए। इस आरोपी छविलाल की तलाश नहीं कर पाए, लेकिन अब छविलाल किसी को नहीं मिल रहा था। वो एक फैंटम की तरह गायब हो गया था। फिर भी पुलिस ने उसकी तलाश जारी रखी। क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर पिछले 6 महीने में इस मामले पर लगातार काम किया। पुलिस ने मुखबिर का जाल बिछा रखा था। पुलिस ने आरोपी के उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित गांव और उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी छानबीन की। एक दिन पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि छविलाल जिंदा है और वो भेष बदलकर लुधियाना में नौकरी कर रहा है। आखिरकार पुख्ता जानकारी मिलने पर आरोपी की लोकेशन पंजाब के लुधियाना में मिली। 10 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर स्थानीय जांच और निगरानी के बाद आरोपी को दबोच लिया। लुधियाना में वो सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहा था। उसका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि घटना के वक्त छविराम की उम्र महज 25 साल की थी। अब वो 60 साल का बुजुर्ग हो चुका था। पहले तो उसने अपने आप को छविलाल मानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उंगली टेढ़ी की तो उसने मान लिया और साथ ही साथ मृतका के बेटे ने भी आरोपी को पहचान लिया था। परिजनों ने भी छविलाल की शिनाख्त कर ली। इसके बाद छविलाल ने मान लिया कि ये वही शख्स है जिसने 35 साल पहले लूट के इरादे से अपनी ही मकान मालिक का कत्ल किया था। पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि उसे लगता था कि मकान मालिकिन के पास बहुत पैसा है, क्योंकि उसका पति विदेश में नौकरी करता है और इसी लालच में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो 35 साल तक कोलकाता, मुंबई, नागपुर, गोवा और पंजाब जैसे शहरों में छुपता रहा। यहां तक कि वो अपने घर में होने वाले अपने बच्चों की किसी शादी कार्यक्रम में भी नहीं गया। फिलहाल आरोपी छविलाल वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे वहीं पहुंचा दिया जहां थी उसकी असली जगह, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे। पिछले 35 साल तक कानून को धोखा देने वाला छविलाल पूरी जवानी पुलिस से बचते बचते भागता रहा, लेकिन अंत में वो पकड़ा गया और वहीं पहुंच गया जहां हर आरोपी, जहां हर गुनहगार का ठिकाना होता है, यानी कि सलाखों के पीछे। गुनाह की ये वारदात महाराष्ट्र के अमरावती से सामने आई है। यह मामला बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला है। यहाँ एक लड़का जिसकी उम्र महज 19 साल की है, इसने 1-2 नहीं बल्कि 200 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। तस्वीर में दिख रहा यह युवक, इसका नाम
अयाज उर्फ तनवीर है, जो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाता था और उन्हें इंटरनेट पर बेचने का काम करता था। पैसों के लिए ये लड़का अब तक ऐसी 200 से अधिक नाबालिग लड़कियों को अपना निशाना बना चुका है। इसको लड़कियों के शारीरिक शोषण करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि अयान ने अब तक कम से कम 200 से अधिक नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाया है और लड़कियों के 350 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो बनाए हैं। ये एक पूर्व राजनीतिक दल का सदस्य भी रहा है। अयान लड़कियों पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाता था। माना जा रहा है कि अयान के तार लव जिहाद गिरोह से भी जुड़े हुए हैं। इस मामले को शुरू में तो सिर्फ अश्लील वीडियो क्लिप का मामला समझा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती गई, इस मामले में नए खुलासे होते गए। अयान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उजैर नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। इससे पुलिस ने पूछताछ की तो तमाम खुलासे हुए। पुलिस ये मानकर चल रही है कि इसके पीछे सिर्फ एक शख्स का हाथ नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है। इस पूरे मामले की एसआईटी जांच की भी मांग हो रही है। वीडियो क्लिप में कई लड़कियों की पहचान हो चुकी है और कई लड़कियों की पहचान पुलिस कर रही है, जिससे कि ये लड़कियां आगे आएं और इस दरिंदे का असली चेहरा बेनकाब करें और कानून इस अपराधी को सख्त सजा दे सके। बताया जा रहा है कि एक नेता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे 21 अप्रैल तक अब पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी की पहचान अयान अहमद उर्फ तनवीर अहमद के रूप में हुई है, जो परतवाड़ा इलाके का रहने वाला है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अयान बड़े घर की भोली भाली मासूम और नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। वो लड़कियों को झांसे में लेकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और फिर उन्हें मुंबई और पुणे ले जाकर उनकी मर्जी के बिना वीडियो बनाते हुए उनके साथ शारीरिक शोषण करता था। अयान इन वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने और लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए इस्तेमाल करता था। कुछ वीडियो ऑनलाइन इसने शेयर भी किए। अयान लड़कियों पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी डालता था। पुलिस की माने तो बरामद वीडियो की संख्या बहुत अधिक है। सैकड़ों वीडियो इसके पास से मिले हैं जिसमें यह जबरदस्ती करता हुआ लड़कियों के साथ दिखाई दे रहा है। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या इस मामले में आरोपी के साथ कोई और भी शामिल है। यह मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में चिंता और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। अब आगे की जांच इस पूरे नेटवर्क के खुलासे के लिए पुलिस लगी हुई है। आरोपों की सच्चाई की जांच की जा रही है। अयान के घर अब बुलडोजर भी पहुंच गया है और जल्द ही उसके मकान को भी जमींदोज कर दिया जाएगा। उसके घर के अवैध हिस्से को गिराया जाएगा। और हमारी सभी से अपील भी है कि अगर किसी लड़की का आपके पास वीडियो क्लिप आया हो तो उसे शेयर ना करें, क्योंकि यह कानूनन अपराध है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब अयान पहुंच गया है सलाखों के पीछे, क्योंकि उसने जिस घटना को अंजाम दिया और जितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है, वो सभी अब पुलिस के पास एक एक करके जा रही हैं। फिलहाल गुनाह के इस एपिसोड में यहीं तक। हमारा उद्देश्य आपको सतर्क करना है, सावधान करना है, जिससे कि आप अपने आसपास रहने वाले किसी भी गुनहगार से बच सके, क्योंकि गुनहगार किसी भी शक्लो सूरत में आपके सामने हो सकता है। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुनाह।